हाँ जी, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे? बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करना होता है। डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ध्यान से देख लो। लाओ मैं स्केल से ही डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं, क्योंकि आप सब स्केल का यूज करेंगे ही करेंगे। ये आपने यहाँ स्केल लगाया और यहाँ आपने ये ड्रॉ किया एक मिरर, जिस मिरर को हम लिखेंगे एम एम डैश। ये मिरर है, मिरर की पॉलिश्ड सरफेस शो कर दी। अब इस मिरर पर एक आपको वेव फ्रंट इंसिडेंट कराना है। देखिए स्केल को इतना ही टेढ़ा सा रखिएगा जितना टेढ़ा मैंने रखा हुआ है। डायग्राम आपका खुला खुला बनेगा, ठीक है, ऐसे टेढ़ा सा। तो यहाँ आपका ये आपने इंसिडेंटली रेड से बना देता हूँ। ये आपने इंसिडेंटली एक ये और दूसरी इसके पीछे, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई दोनों। इसे 1 डाल दीजिए, इसे 2 डाल दीजिए, ठीक है। कहाँ तक? यहाँ, ये पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ए डैश। ओके। अब आपने ए से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वैसे तो आपको परपेंडिकुलर प्रॉपर ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ हेल्प ले लेता हूँ एक सेट स्क्वायर की। ए से परपेंडिकुलर लेना है यहाँ। ये मैंने 90 डिग्री पर मिला दी इसकी लाइन और इसे लेकर आ गया कहाँ? ए पर, पॉइंट ए। पॉइंट ए से ये परपेंडिकुलर चला गया। जहां ये परपेंडिकुलर पहुंचा इसे लिखेंगे बी, ठीक है। ए बी आपका कहलाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए बी कहलाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये एंगल बी बना है यहाँ 90 डिग्री का, ठीक है। अब आपको रिफ्लेक्टेड लाइट बनानी है। रिफ्लेक्टेड लाइट बनाने से पहले यहाँ पॉइंट ए पर फ्रंट वेव फ्रंट ए बी है, प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए एन। ये वेव वेव फ्रंट फ्रंट तो वे वाली। जो लाइट रे है, लाइट रे के परपेंडिकुलर होता है हमेशा वेव फ्रंट। तो एक ही वेव फ्रंट बनाया यस। मैंने, पीछे और भी वेव फ्रंट होंगे वो नहीं बनाया, एक ही वेव फ्रंट बनाया, ठीक है। ओके। ये ड्रॉ कर लिया है नॉर्मल आपने, ठीक है। अब आपने यहाँ रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए आप ये वाला एंगल नाप लो जितना भी आपका आ रहा है मिरर का लाइट रे के साथ में, और उतना ही एंगल पर यहाँ से आप स्केल लगा लीजिए ये। लेकिन स्केल होने चाहिए आपके वही ए और ए डैश पर। देखो एक किनारा ए पर आ जाए, दूसरा ए डैश पर आ जाए। और झुकाव कितना है इसका? जितना ये वाला है, ठीक है। मैं अपने आइडिया से ले रहा हूँ। ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड रेस। ये दो आपकी रिफ्लेक्टेड रेस हो गई। टू है, टू वाली को 2 डैश लिख दीजिए। ये 1 ली थी रे, 1 को आप लिख दीजिए 1 डैश, ठीक है। उसके बाद फिर ए से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कहाँ? अपनी 2 डैश पर। तो ये मैंने यहाँ लगा दिया सेट स्क्वायर मिला करके, ठीक है। और इसे ए डैश तक लेकर आ रहा हूँ, लाइन मिली हुई है बढ़िया। और ये बना लिया आपका, ठीक है। ये बी लिखा था, इस पॉइंट को हम लिखेंगे बी डैश, ठीक। एंगल ये हो गया आपका कितना? 90 डिग्री। दो ट्राइंगल बन गए आपके पास। एक ट्राइंगल बन गया आपका ए बी ए डैश, दूसरा ट्राइंगल बन गया आपका ए डैश बी ए, ठीक है जी। यहाँ ए डैश पर भी आपको एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए भी सेट स्क्वायर की हेल्प ले लें हम। ये लाइन यहाँ मिला दी बेस,
और ये ए पर बनाना है नॉर्मल हमें। ये बन गया एन डैश, ए डैश एन डैश। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये वेव फ्रंट ए बी है, ये वेव फ्रंट है ए बी जो मिरर एम डैश की तरफ आ रहा है। ठीक है। ये मैंने यहाँ एक लाइन छुपा के बाकी नीचे छुपा लिया। अब देखना, समझना जरा ध्यान से। ये वेव फ्रंट है, कौन सा? स्केल की ये वाली जो एज है, ये वाला किनारा, ये वेव फ्रंट है। अब ये वेव फ्रंट मिरर की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो सबसे पहले इस मिरर वेव फ्रंट ने कहाँ टच किया? मिरर को ए पर टच किया। फिर उसके बाद ये वेव फ्रंट आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये वेव फ्रंट कहाँ टच कर रहा है? देखो, ये वेव फ्रंट कहाँ टच कर रहा है? ये वेव फ्रंट ए और ए डैश के बीच डिफरेंट पॉइंट पर टच करता चला जा रहा है। ये टच करता जा रहा है, और सबसे लास्ट में कहाँ टच किया इसने? वेव फ्रंट ने सबसे लास्ट में कहाँ? ए डैश पर पहुंचा। ये रहा। मैंने इतना हिस्सा नीचे छुपा लिया है क्योंकि तो वेव फ्रंट खत्म होता चला जाएगा। सबसे पहले इसने कहाँ टच किया वेव फ्रंट ने? ए को। और जैसे जैसे वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है, देखो वेव ए यहाँ टच किया ए को, फिर जब ये आगे बढ़ा तो ये वाले पॉइंट ने यहाँ टच किया, जब और आगे बढ़ेगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ जाकर टच करेगा, फिर जब और आगे बढ़ेगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ जाकर टच करेगा, और सबसे लास्ट में ये पॉइंट कहाँ टच करेगा? ए पर। तो जैसे जैसे वेव फ्रंट ए भी आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये ए और ए डैश के बीच मिरर के डिफरेंट पॉइंट्स को स्ट्राइक करता है। तो सीधी सीधी सी बात है कि ए और ए डैश के बीच जो मिरर के पार्टिकल्स है वो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं और अपने अंदर से एक सेकेंडरी वेव निकालने लगते हैं। ठीक है। ये है ए। जैसे ही सबसे पहले वेव फ्रंट टकराया, कहाँ टकराया? ए पर। और सबसे लास्ट में टकराया बी पॉइंट, कहाँ जाकर टकराया? ए डैश पर। तो जब ए पर वेव फ्रंट ने स्ट्राइक किया, उस टाइम से, उस इंस्टेंट से बी को ए डैश तक पहुंचने में टाइम लगा टी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बताना जरा? ये डिस्टेंस बी से लेकर के, बी से, ये पॉइंट बी है, बी से लेकर के ए डैश तक कितना होगा बोलो? ये होगा सी इंटू टी। सी। समझ रहे हो? जैसे ही टकराया ए पॉइंट मिरर पर, आपने अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी। अब ये पार्ट यहाँ जाकर टकराया, ये पार्ट यहाँ जाकर टकराया, ये वाला पार्ट यहाँ जाकर टकराया, और बी पार्ट टकराया ए डैश पर। बी को ए डैश पर पहुंचने में टी टाइम और ज्यादा लग गया। तो बी से लेकर ए डैश तक की कितनी डिस्टेंस होगी? सी टी। अब देखें जरा, जैसे ही ए ए पर टकराया वेव फ्रंट, वैसे ही तुरंत ए से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलनी शुरू हो गई। वो सेकेंडरी वेवलेट्स हर डायरेक्शन में चलेगी। तो ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स कहाँ पहुंच जाएगी? कब? जब ये पहुंचा ए डैश पर, तब तक ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स को चलने के लिए कितना टाइम मिल गया? इसे भी टी टाइम मिल गया। तो ये कितना डिस्टेंस पर पहुंच जाएगी? सी टी। सी टी डिस्टेंस यानी सी टी रेडियस आपने ली, ये सी टी रेडियस आपने ली, और यहाँ आपने ए को सेंटर लग करके एक क्या बना दिया? एक आपने यहाँ सर्किल लगा दिया। ए को सेंटर लेकर के ये सर्किल आपने बना दिया। ये पूरा सर्किल, सर्किल पूरा नहीं बनाते हम, थोड़ा सा ही बनाते हैं, ये बन गया। और फिर इस सर्किल की जो टेंजेंट है ए डैश बी डैश, अब देखो ध्यान से, टाइम जीरो पर वेव फ्रंट ए पर टकराया, टाइम जीरो पर ए से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलनी शुरू हो गई, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब जगह। फिर कुछ टाइम के बाद में ये टकराया, यहाँ जाकर यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स निकली, फिर कुछ टाइम बाद टकराया, ये जाकर यहाँ, और फिर सेकेंडरी वेवलेट्स निकली। सबसे लास्ट में बी टकराया ए डैश पर।
जब ए डैश से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलनी शुरू हुई, तब तक ए से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स को कितना टाइम मिल गया था चलने के लिए? इन्हें टाइम मिल गया था टी। तो जैसे ही ए डैश से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलनी शुरू हुई, तब तक ए से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स कितना डिस्टेंस दूर जा चुकी थी? सी टी डिस्टेंस दूर जा चुकी थी। ए बी वेव फ्रंट है जो मिरर एम एम डैश पर स्ट्राइक करता है। जैसे जैसे ए बी आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ये ए बी इस ए और ए डैश के बीच डिफरेंट पॉइंट्स पर स्ट्राइक करता है। तो एक के बाद एक के बाद एक ए और ए डैश के बीच जितने भी पार्टिकल्स हैं मिरर के, वो एक के बाद एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। सबसे पहले ये सेकेंडरी सोर्स बनेगा, उसके कुछ देर बाद ये वाला बनेगा, जब ये वेव फ्रंट यहाँ का टकरा जाए। देखो ध्यान से, ये वेव फ्रंट है, ये देखो सबसे पहले कहाँ टकराया? ए पर। फिर ए वेव फ्रंट का ये पार्ट देखना, जहां मैं निशान लगा रहा हूँ, ये पार्ट कहाँ टकराएगा? ये यहाँ जाके टकराएगा, यहाँ टकराया देखो। तो ये भी सेकेंडरी सोर्स बना, लेकिन ये सेकेंडरी सोर्स तो बाद में बना ना, पहले तो ये बन चुका। तो जैसे जैसे ए भी आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ए और ए डैश के बीच के डिफरेंट पार्टिकल्स सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, अपने अंदर से वेव निकालने लगते हैं। तो ए से निकलने वाली वेव को टाइम मिल गया टी। कब तक? जब तक ए डैश से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलनी शुरू हुई। तो ए से चलने वाली वेव कितनी डिस्टेंस पहुंच चुकी? ये डिस्टेंस सी टी पहुंच चुकी है आगे। तो सी टी रेडियस का आपने एक आर्क बनाया, इस आर्क के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर ली, वो टेंजेंट आ गई ए डैश बी डैश। तो सबसे पहले ये वेव पहुंचेंगी, या फिर यहाँ से निकल के वेव यहाँ पहुंचेगी, लेकिन इसको कम डिस्टेंस कवर करना, लेकिन ये देर में शुरू हुआ। फिर ये वाला यहाँ से निकलनी वेव सेकेंडरी वेव थोड़ी और लेट शुरू हुई, तो इन्हें डिस्टेंस भी कम करना है। ए और ए डैश से निकलने वाली सारी सेकेंडरी वेवलेट्स एक साथ पहुंचती हैं ए डैश बी डैश पर, एंड हेंस ए डैश बी डैश इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। हालांकि ए और ए डैश के बीच में सारे पार्टिकल से एक साथ सेकेंडरी वेवलेट्स नहीं निकलनी शुरू हुई, सबसे पहले ए से, उसके सबसे लास्ट में ए डैश से। तो ए से चलने वाली वेवलेट्स ने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन इस ये जब यहाँ पहुंचा, कुछ टाइम बीत गया, तो यहाँ से चलने वाली वेव्स थोड़ी देर में शुरू हुई, लेकिन इन्हें ए डैश बी डैश तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस भी तो कम करना है, चलना है। हालांकि इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ होता है, इसका। वो मैथमेटिकल प्रूफ मैं कराता हूँ, अगर आप क्लास में होते सब यहाँ, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, तो मैं वो करा देता कि कैसे ए और ए डैश के बीच से चलने वाली सारी वेव एक साथ क्यों पहुंचती है ए डैश बी डैश पर। लेकिन फिलहाल मैं वो तरीके से करा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में गिवन है। हालांकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसमें ए डैश बी डैश क्यों सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाता है, इसका कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो एक घटिया डेरिवेशन है बिल्कुल, ये एनसीईआरटी में जैसे करी हुई है। एनीवे, तो ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है। अब आपको दो ट्राइंगल कंसीडर करने हैं, देखो। अच्छा, ये आपका एंगल आई है ना? ये इंसिडेंट रे और ये वेव फ्रंट। इंसिडेंट रे और वेव फ्रंट एक दूसरे से कितने एंगल पर होते हैं? राइट एंगल पर। तो ये कितना एंगल बचा? ये बचा आपका 90 माइनस आई। अब इसी तरह नॉर्मल और ये सरफेस दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं? ये दोनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री पर है। इनमें से एक एंगल 90 है, तो दूसरा एंगल ये कितना बचा? दूसरा एंगल आपका ये अपने आप आई बच गया। इसी तरह ये वाला एंगल भी क्या होगा? आर होगा। मतलब इंसिडेंट वेव फ्रंट ने मिरर के साथ बनाया है एंगल आई, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की इक्वल है। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ने मिरर के साथ बनाया एंगल आर, जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल है। दो ट्राइंगल आप कंसीडर करें यहाँ पर, दो ट्राइंगल्स आप कंसीडर करें। कौन से दो ट्राइंगल कंसीडर करें? ट्राइंगल ए बी ए डैश। कंसीडर ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड ए डैश बी डैश ए बी ए डैश ए डैश। अब देखना जरा ध्यान से, दोनों में ही एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश कैसे हैं? 90 डिग्री ईच। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये वेव फ्रंट है, परपेंडिकुलर होना। ध्यान से देखें जरा, इस ए बी
ए डैश में ए बी डैश कितना है, बी ए डैश, सॉरी, बी ए डैश, बी ए डैश इस ट्राइंगल का, और इधर वाले ट्राइंगल का देखो, इस ट्राइंगल का बी ए डैश और इस वाले ट्राइंगल का ए बी डैश, दोनों इक्वल हैं। क्यों है इक्वल? सी इंटू टी ईच, दोनों की लेंथ है। और जरा ध्यान से देखना तो सही, ए ए डैश इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ तो हम लिखेंगे इसे ए ए डैश और यहाँ लिखेंगे ए डैश ए। ये क्या है? कॉमन है। दो साइड और एक उनके बीच का एक एंगल, दोनों आपस में इक्वल हो गए। देखो, नहीं, हाइपोटेन्यूज आर एस इसमें लिखा कौन सा, ये हो गया ट्राइंगल ए बी ए डैश कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कौन सा? ए डैश बी डैश ए, किससे? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, दोनों की इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से इक्वल होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग देखो, एक एंगल बी बी ए ए डैश, हेंस एंगल बी ए ए डैश इक्वल्स एंगल, इसका कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग है? देखो, बी डैश ए डैश इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश ए। और ये कितना है? ये आपका आई है, ये कितना है? ये आर है। हेंस सेकंड लॉ तो प्रूव हो गया। दिस इज द सेकंड लॉ, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में हो तो साफ दिखाई दे रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों को हमने एक ही पेपर पर बनाया है, इसे थ्री डायमेंशनल फिगर नहीं है। तो सिंस इंसिडेंट रे और क्या, नॉर्मल at the point of incidence and reflected ray are drawn on the same paper, एक ही पेपर पर है, hence all the three lie in same plane। ये कौन सा लॉ है? ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ भी प्रूव हो गया यहाँ से और सेकंड लॉ भी यहाँ से प्रूव हो गया।